इस आभासी पटल पर उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों को नमस्कार। न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन एवं अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एकलव्य विश्वविद्यालय, थाईलैंड हिंदी परिषद, जगत तारण गर्ल्स कॉलेज, सृजन ऑस्ट्रेलिया, सृजन मॉरिशस, सृजन कतर, सृजन मलेशिया और बहुत सारी जो हमारी पत्रिकाएं हैं उन सब के संयुक्त तत्वावधान में मधुराक्षर, विशेष रूप से मधुराक्षर पत्रिका का संपादन हमारे आज के विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं 2 दशकों से, और 40 अंक इसके प्रकाशित हो चुके हैं। 40वां शायद चल रहा है, मेरे पास अभी 39वां है आसपास। 40वें पर काम कर रहे हैं अग्निहोत्री जी। इन सभी पत्रिकाओं के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष के अवसर पर 30 मई 2025 से 30 मई 2026 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता वर्ष के अंतर्गत आज राजमाता जीजाबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ हैं, उनकी 352वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता विविध आयाम विषय पर विषय विशेषज्ञ से के साथ चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेष रूप से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजेंद्र अग्निहोत्री जी का। आप संपादक हैं पिछले 2 दशक से निकलने वाली प्रतिष्ठित साहित्य और शोध की पत्रिका मधुराक्षर के, और साथ ही आप सह आचार्य हैं हिंदी विभाग में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, पंजाब में एक बहुत प्रतिष्ठित देश का सबसे बड़ा निजी विश्वविद्यालय है। डॉक्टर अग्निहोत्री हिंदी साहित्य के समकालीन परिदृश्य में एक विश्वसनीय और सशक्त रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी काव्य कृतियां, यादें, पूजाग्नि, ख्वाहिशें मानव मन की गहराइयों को छूने वाली संवेदनशीलता और भाव प्रवणता से भरपूर हैं, जो पाठकों को आत्मीयता के स्तर पर जाकर स्पर्श करती हैं। इनके रचनात्मक अवदान को साहित्य जगत में न केवल रचनाकार के रूप में बल्कि संपादकीय दृष्टि से भी विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। मधुराक्षर, जैसा मैंने बताया, पिछले 2 दशकों से पूरे देश में या कहूँ कि विश्व में हिंदी प्रेमी या हिंदी के जो प्रबुद्ध पाठक हैं उनके बीच बहुत लोकप्रिय पत्रिका है। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कई बार मेरी भी कविताएं और कुछ लेख उस पत्रिका में छपे हैं। भाषा की प्रांजलता, संप्रेषण की सघनता और शैली की जीवंतता डॉक्टर अग्निहोत्री की रचनाओं की विशेष पहचान है। परिचय में बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, और मैं पुनः यही कहूँगा कि शेष जो परिचय है डॉक्टर अग्निहोत्री जी का, हम उनसे संवाद के माध्यम से जानेंगे। एक विशेष बात जो मैं अपने साथियों को विशेष रूप से सूचित करना चाहूँगा कि जो आज का विषय है साहित्यिक पत्रकारिता, इस विषय पर डॉक्टर विजेंद्र अग्निहोत्री जी ने अपनी शोध उपाधि प्राप्त की है, पीएचडी किया है उन्होंने नेहरू शिलोंग से, अगर मैं गलत नहीं हूँ वहीं से है पीएचडी आपकी। और आपका जो विषय रहा वो रहा प्रयाग की साहित्यिक पत्रकारिता। तो साहित्यिक पत्रकारिता के एक अधिकृत विद्वान आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्निहोत्री जी आपका। इससे पहले कि हम संवाद के क्रम में आगे बढ़ें, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर अग्निहोत्री जी। जी, धन्यवाद शैलेश जी। ये सौभाग्य की मेरे लिए बात है कि आज राजमाता जीजाबाई की पुण्यतिथि पर उनके जीवन और योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जब पहली बार आपसे इसकी चर्चा हुई और मैंने देखा तो मेरे मानस पे सबसे पहले जो चित्र अंकित हुआ वह मेरी प्रारंभिक शिक्षा के समय का था। मैं कक्षा 3री में पढ़ रहा था, तो प्राइमरी में हमारे एक पुस्तकालय आया, सरकार की योजना थी, तो खूब ढेर सारी पुस्तकें उस समय पुस्तकालयों में आई। तो वहां पर पढ़ी हुई मुझे एक घटना याद आ गई, जिसको मैं अक्सर अपनी कक्षाओं में या अपने व्याख्यानों में उस घटना की चर्चा करता हूँ। मैं उसको भी साझा करूंगा और उसके साथ ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो घटना ये है कि एक बालक
वन में है और उसकी माँ उस वन में लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। उस बालक के हाथ में एक छोटा धनुष बाण है और उसने वो उस धनुष बाण से चारों तरफ संधान करने का प्रयास कर रहा है। अचानक से हम्म, आगे से एक चीता आ जाता है। बालक अपनी माँ से कहता है, माँ माँ देखो, ये बिल्ला आ गया। माँ पीछे खड़ी होती, बोलती, हाँ बिल्ला है, और ऐसा करो, तुम बेटा संधान करो, तुम इसे मारो। बालक अपने छोटे से धनुष पे अपना बाण चढ़ाता है और संधान करता है। पीछे से माँ अपने बाण को निकालती है, अपने धनुष को निकाल के तूड़ी से बाण निकालती है और संधान करती है, और सीधा चीता को लगता है और चीता वहीं पे धराशायी हो जाता है। बालक उल्लास के साथ चिल्लाने लगता है कि मैंने बिल्ला को मार दिया, मार दिया, मार दिया। वो माँ कोई और नहीं, वो माता जीजाबाई थी और वो बालक छत्रपति शिवाजी थे। तो जब हम माता जीजाबाई की पुण्यतिथि पर बात करते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना की उन धाराओं पर भी विचार करें जो उन्होंने अपने जीवन से प्रवाहित की। इस संदर्भ में आज हम हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल एक विषय वस्तु नहीं है, बल्कि आज का जो विषय है वो एक सांस्कृतिक दायित्व भी है। राजमाता जीजाबाई केवल एक मां नहीं थी, वे एक युग दृष्टा थी। उन्होंने शिवाजी जैसे महान राष्ट्र नायक को न केवल जन्म दिया, बल्कि उन्हें राष्ट्र प्रेम, नीति और स्वराज्य के विचारों से सींचा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक मां की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने वाली होती है। ठीक उसी तरह हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता भी एक राजमाता की तरह है, जो विचारों को जन्म देती है, उन्हें पोषित करती है और समाज के चरित्र का निर्माण करती है। उसने देश को न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिशा दी, बल्कि आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई चेतना को जीवित रखे हुए है। साहित्यिक पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, वह संस्कृति, संवेदना और समाज की आत्मा को शब्द देती है। माता जीजाबाई ने जिन मूल्यों की स्थापना की, जैसे आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, वे आज भी हिंदी की लेखनी में प्रतिध्वनित होते हैं। जब हम सरस्वती, हंस, धर्मयुग, कथादेश या नया ज्ञानोदय जैसी पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पलटते हैं तो उनमें भारत की आत्मा बोलती है। ठीक उसी तरह जैसे जीजाबाई की वाणी में मराठा स्वराज की चेतना बोलती थी। अगर आज के संदर्भ की बात करें तो आज डिजिटल युग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई है और भावनाओं का सूखापन दिखाई देता है। तब साहित्यिक पत्रकारिता की जरूरत पहले से कहीं अधिक हो जाती है। हमें ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो विचार दे, भाषा का सम्मान करे और समाज में संवेदना जगाए, जैसा कि जीजाबाई ने शिवाजी में किया। राजमाता जीजाबाई की पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता पर चर्चा करना उनके योगदान को शब्दों में बांधने जैसा है। यह एक श्रद्धांजलि है उस मातृत्व को जो राष्ट्र के निर्माण की नींव है। आइए इस दिन हम यह संकल्प लें कि हम हिंदी भाषा, उसकी पत्रकारिता और उसकी सांस्कृतिक चेतना को केवल पढ़ेंगे नहीं, उसे जिएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो जीजाबाई का जो आधार है, बेस है, अभी इस आधार पे अगर हम देखें, हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो लगभग 200 वर्षों की यात्रा हम साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र पर पूरी तरह से सबल होकर के चल सकें। क्योंकि साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में जब आप बात करते हैं तो केवल पत्रकारिता के इतिहास की बात नहीं करते हैं, बल्कि हिंदी भाषा, समाज, संस्कृति और साहित्य के आत्मबोध की गाथा को जानते हैं। जब 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कानपुर से जाकर के कोलकाता में उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया, तब वह केवल एक समाचार पत्र नहीं था, वह एक स्वप्न था। एक ऐसी भाषा का स्वप्न जो अपने लोगों की बात कह सके। और ध्यान दीजिए कि उस समय की पत्रकारिता साहित्य ही थी। शैली में निबंध जैसा भाव, भाषा में काव्य जैसा सौंदर्य और उद्देश्य में समाज सुधार जैसा मर्म। फिर
आगे चीजें जब बढ़ती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, जिन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा के जरिए न केवल पत्रकारिता को साहित्य से जोड़ा, बल्कि हिंदी को जागरण का माध्यम बना दिया। यह युग हमें सिखाता है कि पत्रकारिता अगर साहित्यिक हो तो वह केवल सूचना नहीं देती, वह चेतना पैदा करती है। 1900 से लेकर के 1947 का जो कालखंड है, वो पत्रकारिता में साहित्य और देशभक्ति का अद्भुत संगम इस समय आप देख सकते हैं। प्रेमचंद जागरण पत्रिका शुरू करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका शुरू करते हैं, सरस्वती, चांद, प्रभा, ये पत्रिकाएं साहित्य को पत्रकारिता से जोड़ करके पत्रकारिता को एक ऐसी शक्ति देते हैं जो देश के जवानों को, जो देश की आजादी के मतवाले थे, उनके अंदर ऊर्जा का ओत कर रहे थे। ये वह समय था जब लेखकों की कलम ने आजादी की चिंगारी फैलाई और हम समझ पाए कि साहित्य से निकली पत्रकारिता किसी तलवार से कम नहीं होती। फिर आजादी मिली। अब आजादी के बाद पत्रकारिता धीरे धीरे व्यावसायिक होती गई और साहित्यिक पक्ष कुछ पीछे छूटने लगे। कुछ पत्रिकाएं थी, जैसे धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, नया ज्ञानोदय, कथा देश, ये कुछ पत्रिकाएं थी जो साहित्यिक परंपरा को जीवित रखे हुए थी, जिनमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, कुछ विद्वानों का नाम हम ले सकते हैं कि जो विचार और भावनाओं की भाषा को समृद्ध रख के चल सके। आज का जो समय है वो डिजिटल युग है, या न्यूज पोर्टल्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब, इन सभी में साहित्यिक पत्रिकाएं फिर से सांस लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस भाषा को, उस संवेदना को पहचान पा रहे हैं जो पत्रकारिता को केवल खबर नहीं रहने देती बल्कि साहित्य बना देती है। हिंदी पत्रकारिता की जो ये लंबी यात्रा रही, अगर हम गौर करें तो वो साहित्य की भूमि से आरंभ हुई थी। वह यात्रा आज भी जारी है और याद रखने की जरूरत यह है कि यदि पत्रकारिता शरीर है तो साहित्यिक दृष्टिकोण उसकी आत्मा है। यदि खबरें आंख खोलती हैं तो साहित्य दिल को जगाता है। तो इस ऐतिहासिक अवसर पर समय है कि हम ये प्रण लें कि हम पत्रकारिता को केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि संवेदना, सच्चाई और साहित्य की एक जिम्मेदार गाथा के रूप में देखें और उसे वैसे ही आगे बढ़ाएं। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया है, तो वह भी केवल एक माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक, भाषिक और नैतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में। हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो जन जन की भाषा बनी। वह ना तो शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ हिंदी में सीमित रही और ना ही केवल शहरी हिंदी में। उसने देश, चाल, कहावत, मुहावरे सब करके एक ऐसी हिंदी अपनाई जो वर्ग तक पहुंची। इससे समाज ने भाषा को केवल बोलने की चीज नहीं, बल्कि सोचने और चेतना से जुड़ने का माध्यम माना। सरस्वती, कर्मवीर, प्रभा, धर्मयुग, इन पत्रिकाओं में छपे हुए लेख, कहानियां, कविताएं, संपादकीय, इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति, लोकाचार, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को उजागर किया गया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किसान की पीड़ा बताई, महादेवी वर्मा ने स्त्री की संवेदना व्यक्त की, कमलेश्वर ने राजनीति और समाज के अंतर्विरोधों पर अपनी लेखनी चलाई। ये सब केवल साहित्य नहीं लिख रहे थे, ये संस्कृति को प्रतिबिंबित कर रहे थे, समाज को प्रतिबिंबित कर रहे थे। अगर हम देखें तो हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, जातियां हैं, धर्म है, परंपराएं हैं, और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता क्या करती है? वो इन विविधताओं को एक सांस्कृतिक संवाद में परिवर्तित करती है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि लोक कथाएं हैं, क्षेत्रीय कहानियां हैं, ये सब भाषाई विविधता पर आधारित लेख हैं। ये भारतीयता की पहचान स्थापित करते हैं। ये बताते हैं कि भारतीयता की पहचान एकता में है, ना कि एक रूपता में। इसने सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। चाहे हम राजा राममोहन राय को देखें या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बाल मुकुंद गुप्त की बात करें या प्रेमचंद को, आप देखेंगे कि सभी ने पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उठाई, लेकिन इनकी पत्रकारिता में साहित्य पहले था, पत्रकारिता बाद में।
विवाह, दहेज, जातिवाद, स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों को साहित्य के माध्यम से साहित्यिक पत्रकारिता ने उठा करके सामाजिक सुधार के तब दिशा में भेजा। अब ये केवल समाज सुधार नहीं था, ये सांस्कृतिक आत्मावलोकन था। हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है वो पढ़ने की आदत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इसी से संस्कृत समृद्ध होती है, हम अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं। एक समय था जब धर्मयुग, सरस्वती या साप्ताहिक हिंदुस्तान किसी भी घर में आता था तो पूरा परिवार उसे पढ़ता था। एक कहानी, एक विचार, एक कविता, कम से कम एक जरूर किसी न किसी एक पीढ़ी की चेतना से अवश्य जुड़ती थी। यही वो प्रक्रिया थी जिसमें साहित्यिक पत्रकारिता समाज की सामूहिक स्मृति बनकर के निकल आई। और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया, भाषा से विचार तक, विचार से आचरण तक और आचरण से राष्ट्र निर्माण तक। अब अगर इसके संदर्भ पर हम देखें, इन बातों के आधार पर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य ये दोनों भले ही भाषा, संवेदना और समाज से जुड़े हुए हों, लेकिन इनकी भूमिका, उद्देश्य और कार्यशैली में स्पष्ट अंतर होता है। साथ ही इन दोनों के बीच एक गहरा सामंजस्य भी होता है जो इन्हें अलग नहीं होने देता। साहित्य का लक्ष्य क्या होता है? हम सभी कहते हैं साहित्यस्य भावः साहित्यम। तो साहित्य का लक्ष्य ही है कि मानव अनुभव की सार्वकालिक गहराइयों को अभिव्यक्त करना, जिससे सभी का हित हो सके। अब ये अभिव्यक्ति कैसे होती है? कभी कविता के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से, कभी उपन्यास या नाटक के माध्यम से। वही साहित्यिक पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? समकालीन समाज की धड़कनों को पहचानना, घटनाओं में छिपी संवेदना को उजागर करना और जनता को सोचने के लिए प्रेरित करना। साहित्य पाठक को अनुभव में डुबोता है, जबकि पत्रकारिता उसे सचेत करती है, झकझोरती है, प्रश्न पूछने को विवश करती है। फिर भी इन दोनों के बीच जो गहन सामंजस्य है हमें चौंकाता नहीं है, स्वाभाविक है। दोनों में संवेदना है, दोनों में भाषा की ताकत है और दोनों का उद्देश्य क्या है? समाज में चेतना का संचार करना। अगर हम देखें अपनी साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास को तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के प्रेमचंद तक और उसके बाद भी अनेक ऐसे साहित्यकार हुए जो पत्रकार भी थे। आरंभ में तो जितने पत्रकार होने की पहली शर्त ही होती थी कि वो साहित्यकार होना चाहिए। और पत्रकार भी ऐसे नहीं होते थे, पत्रकार ऐसे होते थे जो साहित्य को जनता के बीच उतार देते थे। इससे यह पता चलता है कि साहित्य और पत्रकारिता में भिन्नता तो है, लेकिन दूरी नहीं है। साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जहां एक शाखा समाज को छाया देती है तो दूसरी उसे फल भी देती है। पत्रकारिता समाज की आवाज है और साहित्य उस आवाज की आत्मा। इसलिए आज की आवश्यकता है कि हम इन दोनों को विरोध नहीं, सहयोग की दृष्टि से देखें, ताकि पत्रकारिता केवल सूचना ना रहे और साहित्य केवल शौक बनकर ना रह जाए। दोनों का कार्य है चेतना जागृत करना, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है, हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है उस पर अगर आप बात करें, आप देखें अगर, तो जो पत्रिकाएं रही स्वतंत्रता संग्राम के समय में, जो आजादी का कालखंड था, उसमें वो केवल साहित्यिक नहीं थी। बाल मुकुंद का चिट्ठा अभी भी हमारी स्मृति पर ऐसे ही कौन जाता है। हम कह सकते हैं कि उस कालखंड की पत्रिकाएं केवल साहित्यिक नहीं थी, बल्कि वो राजनैतिक भी थी, सामाजिक भी थी, सांस्कृतिक भी थी, और सबसे बड़ी बात कि वो साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाली एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में थी। उस दौर में ये पत्रिकाएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं थी, जैसे आजकल आप ढेरों पत्रिकाएं देख लेंगे ऐसी ही मिलेंगी।
वो जन जागरण की मसाल थी, विचारों की प्रयोगशाला थी, स्वतंत्रता की अनकही कहानियों की जीवंत अभिव्यक्तियां थी। उन पत्रिकाओं ने उन विचारों को जन्म दिया जिनसे स्वतंत्रता की भावना जन जन तक पहुंची। वे इस तरीके से अपनी बात कहती थी जो सीधे अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देती थी, लेकिन साहित्य के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा को कौन भूल सकता है। उसने निसंदेह हिंदी को समाज सुधार और राष्ट्र भक्ति की भाषा बना करके छोड़ा। हम प्रभा की बात करें, सरस्वती की बात करें, कर्मवीर की बात करें, चांद की बात करें, ये पत्रिकाएं समाज को बौद्धिक रूप से सशक्त करती थी। इन पत्रिकाओं ने शिक्षा की बात की, स्त्री स्वतंत्रता की बात की, धर्म में छिपी हुई कट्टरता को झुटकारा, जातिवाद जैसे मुद्दों पर निर्भीक रूप से लेख लिखे गए। तो हम कह सकते हैं ये अपने आप में क्रांतिकारी पत्रकारिता थी। यह दौर ऐसा था जब साहित्यकार ही पत्रकार थे, साहित्यकार ही स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके हाथ में हथियार भी होते थे, कलम भी होते थे, पत्र पत्रिकाएं भी होती थी। प्रेमचंद जो स्वयं जागरण जैसी पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने किसानों की पीड़ा, सामाजिक शोषण और औपनिवेशिक सत्ता की बर्बरता को कहानी और लेखों के माध्यम से इस तरह से उजागर किया कि लोगों को वो घटनाएं अपनी सी लगी और उनकी चेतना जागृत हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका प्रताप को कौन भूल सकता है। प्रताप ने स्वतंत्रता संग्राम की राजनीतिक चेतना को साहित्य के जरिए आम जन तक पहुंचाया। ये पत्रकारिता नहीं थी, ये साहित्यिक क्रांति थी। जब ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारतीयों को अपनी भाषा, संस्कृति और गौरव से काटने का प्रयास किया, इन पत्रिकाओं ने खुलकर विरोध किया। और विरोध कैसे किया? इन्होंने भारतीय भाषाओं, परंपराओं, लोक साहित्य, पौराणिक संदर्भों को फिर से लोगों के मन में जीवित करने का कार्य किया। सरस्वती पत्रिका को हम जानते हैं और मूल रूप से पूरी तरह से साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसने राष्ट्रभक्ति के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक गौरव का भी पुनर्जागरण किया। हम सभी जानते हैं कि इसीलिए इस काल को हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। महिलाओं की शिक्षा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर हिंदी पत्रिकाओं ने खुलकर लेख प्रकाशित किए। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, इन लेखिकाओं ने को मंच इन्हीं पत्रिकाओं से मिले। इन पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भी बना दिया। इन पत्रिकाओं ने निबंध, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, व्यंग, आलोचना जैसी विधाओं को नया रूप दिया, जो आज भी साहित्यिक पत्रकारिता की रीढ़ हैं। यदि हम कह सकते हैं बड़े ही गर्व के साथ कि यदि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक तलवार से लड़ रहे थे, तो हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं के लेखक अपनी कलम और विचारों से उनसे कम नहीं लड़ाई लड़ रहे। इन पत्रिकाओं ने उस युग की आत्मा को शब्द दिए। उन्होंने समाचार नहीं छापे, चेतना छापी, चेतना प्रकाशित की। उन्होंने उपदेश नहीं दिए, विचार बोए। उन्होंने साहित्य को केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने और संघर्ष करने का साधन बना दिया। अब अगर आज के दौर में हम देखें, अक्सर ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठ सकता है कि आज के तो डिजिटल युग है, अब इसमें साहित्यिक पत्रकारिता क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है? तो निसंदेह है, आज के समय में साहित्यिक पत्रकारिता संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां वह केवल छपी हुई स्याही तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ब्लॉग जैसी नई तकनीकी विधाओं के जरिए अपना नया रूप रच रही है। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ भी है। इसको भी हम नकार नहीं सकते। जब 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, तब उसकी आत्मा में साहित्य था। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों ने पत्रकारिता को भाषा, संवेदना और विचार का माध्यम बनाया। लेकिन
आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कलम के साथ कुंजी पटल, कैमरा और स्क्रीन भी साहित्य रच रहे हैं। यह है डिजिटल युग। आज सरस्वती और धर्मयुग की भूमिका हिंदी समय, प्रतिलिपि, समालोचन, शतानीरा जैसी ई पत्रिकाएं निभा रही हैं। अब लेखन का प्रकाशन महज संपादक की मुहर पर नहीं, पाठकों की पहुंच और सहभागिता पर आधारित है। अब कोई भी संवेदनशील लेखक, चाहे वह कस्बे में बैठा हो या विदेश में, अपना ब्लॉग बनाकर लेखन के माध्यम से सामाजिक विमर्श में भाग ले सकता है। यह है वास्तव में लोकतांत्रिक साहित्यिक पत्रकारिता। अब कविता केवल मंच पर नहीं, इंस्टाग्राम पर रील बनाकर आ जाती है, फेसबुक पर कहानियां पोस्ट होती हैं और ट्विटर पर 280 अक्षरों में एक व्यंग पूरे राजनीतिक तंत्र को आईना दिखाने में सक्षम है। तो शैली बदल रही है, पर संवेदना का मूल तत्व अब भी वही है। और वह क्या है? सच को कहने की हिम्मत। अब साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता, वो सुना और देखा भी जा रहा है। यूट्यूब पर कवि सम्मेलन, आलोचना, बुक रिव्यू, इंटरव्यू, ये सब साहित्यिक पत्रकारिता के नए संस्करण हैं। पॉडकास्ट जैसे बोलती किताबें या फिर हिंदी आवाज, ये युवाओं को साहित्य की तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इस बात से नहीं नकार सकते कि चुनौतियां भी हैं। डिजिटल माध्यम ने गति तो दी है, लेकिन कहीं कहीं गहराई और धैर्य में कमी आ रही है। सूचनाएं अधिक विस्तृत हो रही हैं, विवेक कम होता जा रहा है और कभी कभी लोकप्रियता गुणवत्ता पर भारी पड़ रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम डिजिटल लेखन को भी साहित्यिक अनुशासन और मूल्य चेतना से जोड़ें। ध्यान देने की बात है कि माध्यम बदला है, लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता की आत्मा अब भी वही है। वो क्या है? संवेदनशील समाज को दिशा देना, विचारों में प्रश्न उठाना और भाषा में संस्कृति को सहेजना। इसलिए आइए हम सब मिलकर के आज इस पुण्यतिथि पर ये शपथ लें कि इस डिजिटल युग में साहित्यिक पत्रकारिता को जागरूकता, विचार और सौंदर्य का माध्यम बनाएंगे और साहित्यिक पत्रकारिता के मूल तत्वों को विस्मृत नहीं होने देंगे। तो ये साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर के कुछ गूढ़ बातें की सामान्य बातों में मैंने करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि काफी चीजें आप लोगों तक पहुंची होंगी। फिर भी अगर कहीं कुछ और कुछ मुझसे सुनना चाहें तो शैलेश जी। आपने एक बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम में बीजारोपण कर दिया है। बिल्कुल शुरुआत से लेके जब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई 30 मई के दिन 1826 में, तब से लेके अभी डिजिटल युग तक की आपने बातें की। डिजिटल युग में कैसे साहित्य अपनी को अपरिवर्तित रखते हुए और बस केवल अपने फॉर्मेट को बदल रहा है, अपने प्रारूप को बदल रहा है, बोलती किताबें आ रही हैं। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जब हम बोलती हुई किताब या बोलते हुए साहित्य की बात करते हैं। रेखता हम में से जो अधिकांश साथी हैं परिचित होंगे। वहाँ पे न सिर्फ आपको कविताएं पढ़ने को मिलती हैं, बल्कि आप उसी कविता को अलग अलग लिपियों में, रोमन में या फारसी लिपि में भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो उसका उच्चारण भी एक एक शब्द का देख सकते हैं और एक एक शब्द जो भी आपको मुश्किल लगता है उसका अर्थ भी वहीं पर एक क्लिक में उपस्थित है। तो तकनीकी दृष्टि से मैं समझता हूँ काफी उन्नत एक वेबसाइट है साहित्य की, चाहे हिंदी साहित्य कहें या उर्दू साहित्य कहें, दोनों एक ही हैं। कुछ शब्दों के हेरफेर को बदल दें तो मैं जो हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं डॉक्टर साहब उन तक आऊंगा। एक और चीज मैं जोड़ूं, आपने वीडियो पत्रकारिता की बात की। वीडियो के रूप में साहित्य खूब आ रहा है, कवि सम्मेलनों की, अपने समीक्षाओं की बात की। एक बड़े संपादक हैं, अभी जुड़ेंगे भी हमारे साथ, प्रेम जन्मेजय, सब जानते होंगे, लगभग 80 वर्ष के हैं और बहुत वरिष्ठतम जो व्यंग्यकार हैं देश के उनमें से हैं। व्यंग यात्रा पत्रिका का संपादन काफी लंबे समय से कर रहे हैं
उसके भी बहुत सारे जो अंश हैं वो यूट्यूब पर वीडियो के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरीके के प्रयोग जरूरी हैं हम सभी को। अभी बीच में मैं देख रहा था आशा मिश्रा जी जुड़ी थी, पता नहीं अभी है कि नहीं है। आशा मिश्रा जी भी हैदराबाद से एक पुष्पक साहित्यिकी नाम से पत्रिका निकालती हैं। अच्छी पत्रिका है और पिछले 7-8 वर्षों से निकल रही है। उनकी माता जी के समय से, डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी के समय से। हाँ, मैं मुझे ध्यान है, उनकी माता जी से मेरा परिचय रहा है और जी उनकी जी पत्रिकाएं लगातार मुझे मिलती रही हैं। उनकी जी रचनाएं और कहानियां भी कुछ हमने छापी हैं। जी जी बिल्कुल। वो पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती हैं और कार्यक्रम वगैरह भी आयोजित। मैं दिखाना चाहूंगा, जो साथी नहीं जानते हैं, ये ताजा अंक जो है मेरे पास है अभी। शायद आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल अभी जो उनका ताजा अंक प्रकाशित हुआ है। इसकी संस्थापक डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी हैं और क्योंकि कार्यक्रम हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता का है, तो इसलिए मुझे उचित लगा कि इसको दिखाया जाए। जुड़ी थी, अभी दिख नहीं रही स्क्रीन पे। अ, बाकी मधुराक्षर तो है ही, उसके बारे में हमने दर्शकों को दिखाया। अभी मुझे नहीं पता 40वें अंक की क्या प्रगति है। हम विषय पर आते हैं। हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आपने बीजारोपण किया, उसके बाद जो है आपने बहुत सारी बातें बताई और इस कार्यक्रम का जो महत्व है, राजमाता जीजा जी के बारे में एक प्रसंग जो है, बालक के रूप में जो छत्रपति शिवाजी जी का था, जब वो छत्रपति नहीं थे, बालक थे, उस प्रसंग से आपने शुरुआत की और अभी तक की जो यात्रा है हिंदी साहित्य की, उस पर प्रकाश डाला। हमारी जिज्ञासा ये है डॉक्टर अग्निहोत्री जी कि आपके अनुसार जो है हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को किस तरह प्रभावित किया है, ये हम थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब, अभी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अब ठीक। मैं वैसे तो काफी चर्चा हमने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को की कुछ बेस तो बन ही गया था कि संस्कृति किस आधार पर चीजें थी। फिर भी अगर हम देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य पे सांस्कृतिक स्वरूप को देखने की, तो सांस्कृतिक जो संदर्भ हैं उन्हीं के आधार पर ही तो हमारा भारत साहित्यिक पत्रकारिता चल रही है। अगर हम देखें तो हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है वो भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना को गहराई से प्रभावित करती है, और वह भी केवल एक माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक, भाषिक और नैतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में। हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है, आपको शायद पता होगा, आप सभी को विद्वान लोग हैं, कि जो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है वह 1920 के बाद गठित हुआ। जब गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को दिए हुए वचन से वो मुकर गए, उसके जी। बाद, और उसके लिए पूरे देश के नेताओं की एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई ऐसी भाषा हो जिससे देश को जोड़ा जा सके। तो देश में जितनी भी भाषाएं थी उनके सरल सरल शब्दों को लेकर के इस भाषा का निर्माण हुआ। आज भले ही जो इसका विरोध करते हैं वो इस बात को शायद इससे अनभिज्ञ हैं या अनभिज्ञता का प्रदर्शन करते हैं। आप गौर करके देखिए कि आप किस देश के किसी भी हिस्से में जाइए तो भले ही हिंदी बोलने वाला आपको ना मिले, लेकिन हिंदी समझने वाले लोग मिल जाएंगे। और उसका कारण यही है कि वह उनकी संस्कृत से जुड़े हुए शब्द उसमें हैं। हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है वह जन जन की भाषा को अपनाती है। वे केवल ना तो संस्कृत वाले शब्दों को लेकर चल रही है, ना उर्दू मिश्रित शब्दों को लेकर के चली, ना केवल शहर वाले शब्दों खड़ी बोली को लेकर चलने का प्रयास उसने किया, ना अंग्रेजी मिश्रित ही लेके चले। उन्होंने देशज शब्दों को अपनाया, बोलचाल में जो भाषा शब्दावली प्रयोग होती है उसको लिया, कहावतों को सबके सामने, लोकोक्तियों को सबके सामने उन्होंने लेकर के रखा, मुहावरों में अपनी बात की। अब इससे हुआ क्या कि इससे जो समाज है, समाज ने भाषा को केवल बोलने की चीज नहीं समझा,
लोगों की चेतना को जागृत करना इसने शुरू किया। और संस्कृत तो है ही वही। जब आपकी चेतना जागृत होगी तभी आप साहित्य को समझ पाएंगे, तभी आप संस्कृत को समझ पाएंगे। जो साहित्यिक पत्रकारिता थी उनमें प्रकाशित होने वाले चाहे लेख देख लीजिए आप, चाहे कहानियां देखिए, कविताएं देखिए, यहां तक कि संपादकीय देखिए, और साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले अब विज्ञापनों तक को देख लीजिए। वहां आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति, लोकाचार, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्य सब प्रकट होते। पहले कोई भी विज्ञापन साहित्यिक पत्रिका या पत्र में नहीं छपता था। तो अब प्रेमचंद की बात आप देखिए, गोदान जिसको किसानों का, पूरे देश के किसानों की पीड़ा अभिव्यक्त होती है, लेकिन वास्तव में उसको महाकाव्य कहा गया। क्यों महाकाव्य कहा गया? क्योंकि किसानों की ही नहीं, वो एक प्रत्येक भारतीय गांव का वर्णन है उसमें, पूरी तरह से वो साकार है। महादेवी वर्मा की रचनाएं आप देख लीजिए, स्त्रियों की जो संवेदनाएं हैं वो किस तरह से निकल करके सामने आ रही। वो केवल उस समय के रचनाकार केवल लिख नहीं रहे थे, उसको जी रहे थे। तो आप देखेंगे कि साहित्यिक पत्रकारिता में जो भी सर्जन हो रहा था वह संस्कृति का ही प्रतिबिंब था, और वह उस संस्कृति को परिमार्जित करने में भी सहायक हो रहा था। ऐसा नहीं था कि संस्कृति का ही प्रभाव पत्रकारिता में था। साहित्यिक पत्रकारिता में जहां पर गुण दोष होते उसके माध्यम से रचनाकार उन्हें चिन्हित करते और समाज उनमें सुधार करता। मानते हैं कि हमारे देश में जो भाषाएं हैं, जातियां हैं, धर्म है, परंपराएं हैं, वो एक नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूर में चीजें चेंज हो जाती हैं, एक एक समुदाय में, एक एक में। अब हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता वो क्या कर रही थी कि जो ये परिवर्तन है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, धर्म है, परंपराएं हैं, उनको एक सांस्कृतिक संवाद में परिवर्तित करने का काम कर। उदाहरण के रूप में मैं कहूंगा कि जब हमने शुरुआत की तो शुरुआत करते समय हमने वो जीजाबाई और शिवाजी का वो उदाहरण उठाया। मैंने वो प्रसंग कहीं पढ़ा था। हो सकता है कि वो घटना घटित हुई हो सकता है ना हुई हो, लेकिन वो हमारी संस्कृति है जो हमें सिखा रही है कि अगर आपको अपने बेटे को शिवाजी बनाना है तो आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा। तो इस तरह से जो साहित्यिक पत्रकारिता है वह सांस्कृतिक संवाद भी स्थापित करती थी। वे लोक कथाओं के माध्यम से, क्षेत्रीय कहानियों के माध्यम से क्योंकि लेख लिखे जाते थे वो भारतीयता की स्थापना करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि भारतीयता की पहचान एकता में है, एक रूपता में नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एकता और एक रूपता। आपको वो प्रसंग याद होगा कि विवेकानंद जी के बारे में उनसे किसी ने कहा कि आप बहुत पूरे विश्व को ज्ञान बांट रहे हैं और आप अपने देश के लोगों को नहीं समझा लेते हैं। ऊंची जात, नीची जात, छोटा धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सब कोई नहीं समझ रहा है। तो विवेकानंद जी थोड़ी देर शांत रहे, इसके बाद मुस्कुराए और बोले कि बेटा ये बताओ, एक बगीचा है, उस बगीचे में गुलाब के फूल लगे हैं, पूरे बगीचे में गुलाब के फूल हैं, और दूसरा बगीचा है, इसमें गुलाब भी है, गेंदा भी है, गुड़हल भी है, कमल भी है, विभिन्न रात रानी भी है, चंपा बेला सब है। तो कौन सा बगीचा बेटा अच्छा होगा? तो ये हमारी संस्कृति है। बताने की जरूरत नहीं है कि जहां विविधताएं हैं वह ज्यादा प्रीतिकर होता है। तो जो हमारी साहित्यिक पत्रकारिता है वो हमारी संस्कृति को जीवित रखने का तो प्रयास कर ही रही थी, लेकिन हमारी संस्कृति में जो परंपराएं, रूढ़ियां बनने लगी थी, उन पर वो प्रश्न उठा करके
उनके खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा करके उनमें परिवर्तन की मांग भी कर रही है। इस संदर्भ में हम विवाह, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वृद्ध विवाह हो, चाहे बहु विवाह हो, उनकी चाहे बात कर लें, चाहे बेमेल विवाह हो, दहेज की बात कर लें, जातिवाद की बात कर लें, स्त्री शिक्षा की बात कर लें, तो इन सभी को के बारे में साहित्यिक पत्रकारिता आवाज उठाती है और भारत को एक सांस्कृतिक दिशा देती है। अगर हम गौर करके देखें तो हम कह सकते हैं कि यह केवल समाज सुधार का प्रयास नहीं था, ये हमारा सांस्कृतिक आत्मावलोकन है। हम अपने अंदर झांके भाई, संस्कृति है क्या? जो हम वास्तव में हैं वही संस्कृति है। जो बाहरी दिखावे के चक्कर में आकर के जिसको हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जैसा हम दिखना चाहते हैं वो सभ्यता है, जो हम वास्तव में हैं वो संस्कृति है। तो हम दूसरों की तरफ तो उंगली कर रहे हैं, लेकिन भाई अपने अंदर सुधार करें। और इस बारे में शायद ही मुझसे कोई असहमत होगा कि जितने भी हम भारतीय हैं, हम अपने अंदर सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो जो साहित्यिक पत्रकारिता है वह इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है वो पढ़ने की आदत को बढ़ाने का काम करती है। क्यों पढ़ने की बात कर रही हैं? आप जब पढ़ेंगे तो आपका विवेक जागृत होगा। रील या यूट्यूब से हमारा कुछ नहीं हो जाना है। हम देखेंगे थोड़ी देर में चीजें हमारे दिमाग से हट जाएंगी। हमारा जो विवेक जागृत होगा वह अध्ययन से ही होगा। तो मेरी समझ में जो साहित्यिक पत्रकारिता है वह इस तरह से संस्कृति को प्रभावित होती है और संस्कृति से प्रभावित प्रभाव ग्रहण करती है। और अगर शैलेश जी कोई प्रश्न है आपका? हाँ, कई प्रश्न हैं। मैं उससे पहले ये थोड़ा निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, क्योंकि कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो अलग अलग कारणों से लोग छोड़ के जा सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, आप सबकी तस्वीर हम लोग रख लें। सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी हमारे सम्मानित साथी जुड़े हैं, अपना कैमरा बस कुछ सेकंड के लिए आप कृपया ऑन कर लें। एक तस्वीर हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। बहन कल्पना लाल जी, अंशुमाला जी, प्रज्ञा जी, नामदार जी, जो भी साथी हैं, आप ऑन कर लीजिए कैमरे को। लगता है कुछ लोग कैमरा ऑन करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, आ गई काफी तस्वीरें। ठीक, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर साहब, मैं कुछ जो प्रश्न हैं जो आपकी अपनी पिछले 2-2.5 दशकों की अपनी साहित्यिक पत्रकारिता है, उससे संबंधित मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ। हमारे कुछ दर्शक भी जानना चाहते हैं। आपकी कृतियां हैं जैसे यादें, पुजाग्नि, ख्वाहिशें, या और भी जो पुस्तकें हैं, विशेष रूप से जो साहित्यिक हैं, अकादमिक छोड़ दें हम, तो उनमें किस किस तरह के मानवीय सरोकार जो हैं मुख्य रूप से सामने आते हैं? डॉक्टर अग्निहोत्री जी। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे लोग मूर्ते साहित्यकार हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो ये जानते हैं मानवीय सरोकार के बिना तो कोई रचना नहीं होती है। हाँ, कुछ रचना इनमें स्मृति की है, कुछ अनुभूतियों की है, कुछ आस्थाओं पर आधारित होती है, कुछ समर्पण पर है, कुछ में मेरी आकांक्षाएं हैं और कुछ में मेरे जीवन संघर्ष हैं। और ये संघर्ष केवल मेरे अपने नहीं है, और ना ये विषय केवल मेरे अपने हैं। यह अगर हम देखें तो मूलतः अधिकांश मनुष्यों के यही सरोकार होते हैं। मनुष्यों के भाव, उनका जीवन दर्शन, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास मैंने अपनी इन में किया है। तो
यादें पुरानी और ख्वाहिशें की चर्चा आपने की, आपको मैं जानकारी चाहूंगा, हो सकता है ना हो कि अभी पिछले हफ्ते ही मेरा एक काव्य संग्रह और आया है, और पिछले 7 वर्षों के बाद 7 वर्षों की रचनाओं का संकलन था, तुमों से परे। तो जीवन दर्शन, ये मानवीय सरोकार से जुड़े हुए हम सभी हैं। तो इस आधार में प्रयास करता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत अनुभूति हैं, आज मुझे पता चलता है कि नहीं, वो मेरी नहीं, किसी का आता है, किसी का मैसेज आता है तो पता है मेरी मेरी नहीं, और हम सृजन करते हैं आज चाह 20 सालों से जुड़ सकते आवाज थोड़ा कट रही है। हैं। आवाज कट रही है, अब ठीक है? हाँ हाँ, अब ठीक हुई। बीच में बिल्कुल चली गई थी आवाज। चलिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद डॉक्टर। आपको पता है, जी मैं अपने, हाँ जी, जी जी, बताइए, गांव में हैं आप? हाँ हाँ, तो गांव की स्थितियां तो आपको पता है। जी जी, ठीक ठीक। मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ, बस थोड़ा सा और बातचीत करेंगे आपसे। आपकी पत्रिका जो है मेरे पास जी जी अभी 49वां अंक है, और बहुत से अंक जो है मुझे पढ़ने का जी मौका मिला। इसके माध्यम से आप जी साहित्यिक पत्रकारिता में किस तरह के नवाचार या किस तरह की नई सोच और किस तरीके की नई साहित्यिक परंपरा को आगे लाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से हर संपादक का अपना एक नजरिया होता है, एक सोच होती है। आप किस नजरिए से इसको आगे ला रहे हैं? जी जी। शैलेश जी, आप मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो पत्रिका ही नहीं, मेरे विचारों से भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं। हम चाहते हैं फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दर्शक भी बहुत परिचित हो। सारे लोग ऐसे हाँ हैं जो नहीं जानते। हाँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो साहित्यिक पत्रकारिता है, वो हमारे समाज और हमारी संस्कृति, हम्म, नब्ज को पकड़ने का एक माध्यम है, ऐसा मेरा मानना है। जी साहित्यिक पत्रकारिता में केवल शब्दों का संकलन नहीं होता, बल्कि भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का संकलन होता है। मधुराक्षर पत्रिका की शुरुआत मैंने 2008 में इसी उद्देश्य के साथ की थी कि मैं इन धरोहरों को संजोने का काम करूं। हम्म, अब आप जैसा समझ रहे हैं कि आज डिजिटल और वैश्वीकरण का युग है, तो साहित्य केवल कागज तक सीमित नहीं है। इसलिए हमने मधुराक्षर को अंतर्जाल पर भी लाने का प्रयास किया है, देख रहे हैं। और जी जब हम विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, डिजिटल के साथ जुड़ रहे हैं, तो समाज की जो संवेदनाएं हैं वो भी परिवर्तित हो रहे हैं। जो हम्म, मुद्दे हैं पहले क्षेत्र विशेष के होते थे, वो वैश्विक होते जा रहे हैं। तो मधुराक्षर इस बारे में ध्यान रख के चल रहा है कि साहित्यिक पत्रकारिता को वो जीवित रखे और हम्म, समकालीन बनाने का प्रयास करे। तो नवाचार हम्म, करने के लिए हम जो कुछ चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो पहला हम ये ध्यान देते हैं कि सामग्री ऐसी हो जहाँ जो बहुआयामी हो। कविता, कहानी, समीक्षा के साथ साथ हम लेखकों के साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत और सामाजिक राजनैतिक विमर्श को भी सम्मिलित करते हैं। इससे साहित्य को केवल कला नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और संवेदनाओं के माध्यम के रूप में संजोने का हम कार्य करते हैं। दूसरा, डिजिटल और प्रिंट के संयोजन से साहित्य की पहुंच को व्यापक बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारी पत्रिका हम्म, के जो डिजिटल संस्करण है, उसमें आप देखेंगे पीडीएफ निःशुल्क हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। और आगे हम ये प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ वीडियो साक्षात्कार, लाइव वेबिनार और पॉडकास्ट जैसे चीजों को भी करें, जो इनसे क्या होगा कि जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य के प्रति आकर्षित। तीसरी हम्म, बात जो हम ध्यान देते हैं, पाठकों की सहभागिता को। हम्म, हम ये मान के चलते हैं कि पाठक केवल उपभोक्ता नहीं है,
बल्कि उसके अंदर लेखनी उसकी जागृत होनी चाहिए। इसके लिए हम उनकी रचनाओं में भले ही कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें हम सुधार करके प्रकाशित करते हैं। आगे हमारा प्रयास है कि हम कुछ कार्यशालाएं और ऑनलाइन चर्चा भी करें, जिससे जो पाठक हैं वो लेखक बन सके। अभी हम अपने विश्वविद्यालय में भी अगस्त के महीने में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साथ मिलकर के एक नवलेखक शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा नवाचार में हम ये चीज प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि ये सब तो कहते हैं कि समाज साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मधुराक्षर ये मानता है कि साहित्य सामाजिक चेतना का दर्पण है। इसलिए हम अपनी पत्रिका में पर्यावरण, जातीयता और डिजिटल युग के प्रभाव जैसे विषयों को भी साहित्यिक पत्रकारिता में प्रमुखता से स्थान देते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मधुराक्षर नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है। अनुभवी लेखक और कवि तो होते ही हैं, लेकिन हम नवोदित लेखकों को प्राथमिकता के साथ स्थान देते हैं, जिससे हिंदी साहित्य में उनकी आवाज विकसित हो सके। भाषा, इसके साथ ही हम भाषा की विविधता को भी सम्मानित करते हैं। आपको पता होगा कि हम अपने यहाँ काला मेघ निकालते हैं, जिसमें एक विदेशी भाषा की रचना का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करते हैं और एक भारतीय भाषा का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित करते हैं। इससे साहित्य की जो भाषा है वो सुधर जाती है और वहां की संस्कृति का परिचय भी हमें हमारे पाठकों को लगता है। तो इस तरह से साहित्यिक पत्रकारिता के इस नवाचार से मधुराक्षर हिंदी साहित्य को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि आधुनिक युग के साथ तालमेल मिला बैठाने की भी कोशिश कर रहा है। हम एक ऐसा मंच तैयार करने के प्रयास में हैं जो परंपरा का सम्मान करते हुए नवाचार को अपनाए और साहित्य को समाज की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने में सफल हो। तो ये शैलेश जी हमारे प्रयास है जी, जो आप लोगों के सहयोग से ही विशेष रूप से जो मेरे एक मन की बात है कि बहुत सारे जो नए लेखक हैं, नए साहित्यकार हैं, अलग अलग विधाओं में लिख रहे हैं, उनको मंच देना बहुत जरूरी है। हमारे भी जितने अलग अलग देशों के राष्ट्रीय संपादक हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि नए लेखकों, विशेष रूप से जो बच्चे हैं, उनके लिए तो कॉलम ही अलग कर दें, जिनकी रचनाओं का किसी से कोई ना तो तुलना होगी ना प्रतियोगिता होगी। उन पे जो भी काम करना होगा हम लोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नए लेखकों को मौका मिले छपने का। एक और बात जो इसी क्रम में मैं जानना चाहता हूँ, हमने शुरू में बात की कि आपके शोध का विषय प्रयाग की साहित्यिक पत्रकारिता रहा। आपने पूर्वोत्तर में जाके अपना जो है शोध किया। क्या प्रेरणा, एक इसकी प्रेरणा का जो स्रोत है वो क्या रहा कि आप प्रयाग की साहित्यिक पत्रकारिता पर इतना बड़ा शोध कार्य करें? देखिए, पहली बात तो सामान्य तरीके से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और जो गुरु जी हैं प्रोफेसर कुमार मिश्र जी, उन्होंने लंबे समय तक आज समाचार पत्र को सेवाएं दी थी। जब उन्हें पता चला कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे पत्रकारिता से संबंधित विषय लेने का के लिए निर्देशित किया। फिर मैंने खोजबीन शुरू की, तो उस दौरान मुझे पता चला कि हिंदी पत्रकारिता के उस समय दो ही गढ़ थे, एक काशी और एक प्रयाग। हालांकि लखनऊ भी था, तो लेकिन लखनऊ में उर्दू बाहुल्य, उर्दू में सिर्फ हिंदी का अधिक प्रयोग होता था और काशी में संस्कृत निष्ठ। हिंदी के बारे में अगर देखें तो प्रयाग मूल था। काशी की साहित्यिक पत्रकारिता पे प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी ने काम किया था, जो किसी विश्वविद्यालय में कुलपति हैं। प्रयाग पर सम्यक रूप से अभी तक कोई काम नहीं हुआ था, तो मुझे ये थोड़ा सा रुचिकर लगा। मैंने देखा कि प्रयाग हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ जिसका संबंध किसी न किसी रूप में प्रयाग से ना रहा हो।
या तो वहां का निवासी था या वहां का निवासी बन गया। तो मूल रूप से उसने प्रेरणा दी। यहाँ से अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को दिशा दी, विरासत को समझने की प्रेरणा दी। जो साहित्यिक आंदोलन चले उनमें से अधिकांश इलाहाबाद या प्रयाग से चले। तो आज के दौर में मुझे लगा कि नहीं, प्रयाग पर काम होना चाहिए। तो प्रयाग की प्रेरणा, प्रयाग की साहित्यिक पत्रकारिता के ऊपर शोध की प्रेरणा इस तरह से मेरे मन में आई। मुझे लगा ये एक ऐतिहासिक गौरव की खोज होगी, साहित्य और पत्रकारिता के मेल को समझने में सहायक होगा और उस परंपरा को समकालीन पाठकों तक पहुंचाने में मैं सफल होऊंगा। और ये इस बात का मुझे गर्व है कि मेरा कार्य अच्छा रहा। आपको जान के खुशी होगी कि मेरे शोध का की जो 1000 प्रतियां पहले छपी थी वो समाप्त हो गई हैं। प्रकाशक ने अभी कुछ दिन पहले मुझसे दोबारा अनुबंध किया है, वो दूसरा संस्करण उसका ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पहले संस्करण की प्रति तो मेरे पास है, दूसरा जी संस्करण कुछ के साथ आएगा तो वो भी अवश्य पढ़ा जाएगा। मेरा अगला प्रश्न इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जी आपकी रुचि रही साहित्यिक पत्रकारिता में और आपने उस पर जी शोध किया। इस जो अभी डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं, कृत्रिम मेधा युग की बात कर रहे हैं, जी अभी नई पीढ़ी साहित्य पढ़ने से थोड़ा दूर होती जा रही है। ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि जो नई पीढ़ी है वो भी साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े और उसका जुड़ाव जो है बना रहे? जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न शैलेश जी आपका। हालांकि मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न तो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं मानसिक रूप से इस प्रश्न के लिए तैयार भी था। जी। हम सभी जानते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीकी रूप से बहुत प्रवीण है, हमसे तो काफी ज्यादा है। हम्म। और वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से साहित्य के नए नए रूपों से जुड़ी भी है। हम्म। अब जोड़ने की बात है कि वो साहित्यिक पत्रकारिता में रुचि उसकी बढ़े। तो जो युवा पीढ़ी है वो अक्सर समसामयिक डिजिटल साहित्य में रुचि तो लेते हैं, लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता के प्रति उनकी जागरूकता सीमित रह जाती है या फिर सतही हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इतिहास को या साहित्यिक पत्रकारिता को जो समझाने के तरीके हैं वो थोड़ा सा उनकी भाषा में, युवा लोगों की भाषा में कहें तो बोरिंग है। या फिर अगर हम कहें जो पारंपरिक तरीके हैं वो भारी भरकम ग्रंथों के द्वारा हैं। जो शैक्षणिक शोध होते हैं वो भी उनके लिए कम आकर्षक होते हैं। उनके लिए साहित्यिक पत्रकारिता को रोचक और संवादात्मक माध्यम से जब हम प्रस्तुत करें तो उनकी रुचि बढ़ेगी। अब उसके लिए हमें करना क्या है? उनको पढ़ाने की जगह उन्हीं चीजों को वीडियो डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट, वेबिनार या इंटरैक्टिव एप्स के रूप में प्रस्तुत करने का हम प्रयास करें। यह युवाओं को अधिक आकर्षित कर सकता है। पुरानी बातें हैं उनको तथ्यों के की जगह कहानी की तरह प्रस्तुत करें, जिसमें हम दिखाएं कि कोई नायक भी है, खलनायक भी है, संघर्ष भी है, परिवर्तन भी है। और इसी तरह से हम साहित्यिक पत्रकारिता की जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके जीवन को, उनके कार्यों को जीवंत ढंग से और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करें। स्कूलों में, कॉलेजों के जो साहित्यिक पाठ्यक्रम है उसमें साहित्यिक पत्रकारिता के से संबंधित चीजों को परियोजनाओं के माध्यम से सम्मिलित करें। इससे छात्र उत्साहित होंगे और उनकी रुचि बढ़ेगी। साहित्यिक पत्रकारिता पर कार्यशालाएं, चर्चाएं, प्रतियोगिताएं करवाई जाएं और तो निसंदेह युवा सक्रिय रूप से उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। उन विचारों के आधार पर भी हम कार्यक्रम बना सकते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता को वर्तमान जो डिजिटल युग है उसमें और जो समाज की चुनौतियां हैं उनसे जोड़कर समझाने का हम प्रयास करें। जैसे
स्वतंत्रता संग्राम के दौर की पत्रकारिता को आज के सूचना युग के साथ उसकी तुलना करके दिखाएं, जो और भाषा पे खास करके ध्यान दें कि बहुत जटिल और औपचारिक भाषा से बचें, क्योंकि युवा वर्ग को संक्षिप्त, सरल और प्रभावी भाषा ही अपनी तरफ खींच सकती है। तो अगर हम इतिहास, जी सुन रहे हैं हाँ, जी। हाँ, और अगर हम इस साहित्यिक पत्रकारिता को थोड़ा सा संवादनात्मक और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो मैं आश्वस्त हूं कि आज की पीढ़ी साहित्यिक पत्रकारिता में रुचि दिखाएगी। लेकिन इसके लिए शिक्षकों को, लेखकों को, संपादकों को, जो डिजिटल कंटेंट निर्माता हैं, उनको मिलकर नए प्रयास करने हों। तो ये मेरे हिसाब से ये कुछ उपाय हैं जो करने से उन्हें अपनी तरफ खींचा जा सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और चीज आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे वो जी ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, मुद्रित माध्यम हो या जी डिजिटल मीडिया है, जी उसमें जो साहित्य है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। जी इस पर आपकी क्या टिप्पणी है और उसको कैसे प्रमुखता से लाया जा सकता है? क्योंकि आपने भी कहा अपने बीज वक्तव्य में कि साहित्य जब पत्रकारिता से जुड़ता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ती है, साहित्य जब बॉलीवुड से जुड़ता है तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, साहित्य जब डिजिटल मीडिया में आता है तो रेखता, कविता कोश, हिंदी समय, अनुभूति, अनुकृति, भारत दर्शन, ऐसी बहुत सारी जो प्रतिष्ठित वेब पत्रिकाएं हैं उनका जन्म होता है। तो किस तरीके से हम साहित्य को इन तीनों तरह के मीडिया में आगे ला सकते हैं? जी जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय है शैलेश जी, कि आज की जो मुख्य धारा मीडिया है उसमें साहित्य की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। अब मेरी समझ में इसके कई कारण हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जिन तक मैं ना पहुंच पाया हूं। मेरे हिसाब से जो कारण है, वो पहला तो ये है कि जो मुख्यधारा मीडिया है, अब वो अधिकतर उसका जो दृष्टिकोण है वो व्यावसायिक और आर्थिक हो गया है। वहाँ क्लिकबेट, ट्रेंडिंग खबरें, मनोरंजन, सनसनीखेज विषयों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि साहित्य को से वो व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता है उसे, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। डिजिटल युग में सूचना का प्रसारण बहुत तेज हो गया। लोग तुरंत और आसान कंटेंट बनाना चाहते हैं, जैसे छोटे वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, सनसनीखेज खबरें। साहित्य पे अगर वो कुछ कंटेंट बनाएंगे डिजिटल मीडिया के लिए, तो उसमें गहराई चाहिए होगा, विश्लेषण चाहिए होगा, संवेदनशीलता चाहिए होगा, और उसके लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो समाज में अगर हम बात करें तो साहित्य और कला के प्रति जागरूकता की रुचि भी कम हो रही है, और इसी वजह से मुख्य धारा मीडिया उसे नहीं दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अगर हम बात करें तो कंटेंट बहुत उपलब्ध है, लेकिन जो साहित्यिक मंच हैं उनमें आप देखें, उनमें आपको देखने वाले लोगों की संख्या कम मिलेगी। तो मुख्यधारा मीडिया भी ये सब देख करके उसे अपने पास लेने की कोशिश कम करता है। साहित्य को अब नए माध्यमों और रूपों में प्रस्तुत करने की जरूरत है। हालांकि हो भी रहा है, पारंपरिक पत्र पत्रिकाओं में साहित्य की जगह आप देखिए वहां पर भी अब कम होती जा रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साहित्य मीडिया से पूरी तरह गायब हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देखिए ब्लॉग, ऑनलाइन मैगजीन और वीडियो चैनल्स के माध्यम से साहित्यिक अभिव्यक्ति नए तरीके से उभर रही है, और उसका एक उदाहरण ये भी है जो आज हम और आप बात कर रहे हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यधारा मीडिया में साहित्य की उपस्थिति कम होना आधुनिक मीडिया के स्वरूप और समाज की प्राथमिकताओं का परिणाम। लेकिन साहित्य अपनी जगह पर नए माध्यमों को खोज रहा है। अब ये नए माध्यम कैसे हो सकते हैं कि पहले तुम्हें अपना पाठक वर्ग तैयार करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि अब
हालांकि मुझसे ज्यादा आप न्यू मीडिया के विशेषज्ञ तो आप हैं, आप ज्यादा बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरह से साहित्य को न्यू मीडिया के साथ जोड़ा जाए। तो ऐसा नहीं है कि कमी है, कमी तो है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें और बढ़ेंगी, लोग जुड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे लगता है इस बात को आप भी मान रहे होंगे कि लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। बस जहाँ कमी है वो हमारे प्रयासों में ही है, तो हम उसे और सुधारेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे लोग जुड़े। जी। एक और बात इसी से जुड़ी हुई, और आपने भी जी अभी बताया, मैं पिछले करीब 14-15 वर्षों से इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहा हूँ, न्यू मीडिया में जो जी हिंदी साहित्य है। मेरा जी पीएचडी का विषय भी संयोग से वही जी रहा। डिजिटल मीडिया पे जैसा आपने भी बताया, कंटेंट तो बहुत ज्यादा आ रहा है, और जी मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएट करने वाले या लिखने वाले, बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं, पाठक कुछ कम हो गए हम्म हैं, श्रोता दर्शक कुछ कम हो गए। इस पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। जी। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है आपका कि, और इससे हमेशा हमारा हिंदी साहित्य जूझता रहा है। बनाने वाले अधिक हो गए और वो व्यावसायिकता का ही एक कारण रहा। अ, व्यावसायिकता के कारण ही थोड़ा सा इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। अगर आप देखें तो न्यू मीडिया यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वेब मैगजीन, इन सभी ने एक आधार तैयार किया और बाद में वहां पर आ गया व्यवसाय। तो व्यवसाय आने के बाद व्यवसाय की देखिए पहली शर्त होती है कि लाभ। अब सब लाभ प्राप्त करने के लिए करने क्या लगे कि भाई, आप भी जुड़े होंगे, अब आज आप देखिए फेसबुक में भी आ गया है कि आपका टारगेट वीकली डिसाइड होता है, आप इतना करेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने लाइक्स बढ़ेंगे तो ये होगा, इतने व्यूज होंगे तो आपको ये मिलेगा। तो हम कंटेंट की तरफ जाना हमने छोड़ दिया, हमने देखना भी छोड़ दिया। हम ये तो चाहते हैं कि हमारा सारे सारे लोग देखें, उस पर अपनी टिप्पणी करें, लेकिन अ, ये एक आर्थिक युग के कारण भी है। जो आर्थिकता है वह इसकी तरफ भी खींचने का प्रयास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हालांकि एक स्वस्थ साहित्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले जो स्वस्थ साहित्य है वो पहले अध्ययन मांगता है। डिजिटल युग में आप कहेंगे तो वो अध्ययन वही हो गया कि पहले आप जो अच्छे कंटेंट है उन्हें आप देखो भाई, समझो, उसके बाद फिर आप काम शुरू करो। लेकिन हम तो भाई सर्वज्ञाता बन के बैठ गए हैं, बस मोबाइल लगाया और शुरू हो गए। मैं आपको एक बिल्कुल। ताजा उदाहरण देता हूँ। एक जगह हम लोग गए, 2-3 साल पहले की बात है, एक वर्कशॉप पे। तो वर्कशॉप 1 हफ्ते की थी, जिसमें सिखाया जाना था कि हम कंटेंट किस तरह से डेवलप करें और मोबाइल से ही किस तरह से अच्छा वीडियो या रील हम बनाएं। तो सोच के हम गए थे कि कुछ अच्छा सीखेंगे, लेकिन हुआ क्या, वहां उन्होंने कह दिया कि असाइनमेंट बनाओ, और असाइनमेंट में उनके पास स्टूडियो है, सारी चीजें हैं, तो उस असाइनमेंट में आप कंटेंट लेकर के आओ और प्रचार करो। जो उनके इंस्टीट्यूट का अच्छा प्रचार कंटेंट बना के दे देगा, उसको सर्टिफिकेट के साथ साथ वो अवार्ड भी देंगे। तो पता चला था कि वर्कशॉप से 10% लोग बैठे थे, बाकी सब स्टूडियो में लाइन लगाए बैठे हैं कि हमारा नंबर आए, हम बनाए। तो ये एक कारण है जो मुझे समझ में आता है। जी। आ, जिज्ञासाएं तो हमारी बहुत सी हैं, पर समय काफी हो गया, 10 बजने को हैं। हमारे बहुत से साथियों को भोजन भी करना होगा। तो मैं चलते चलते बस एक आखिरी प्रश्न जो है मेरी ओर से, फिर हम दर्शकों के प्रश्न जी लेंगे। मैं जी निवेदन करूंगा, हमारे जो भी साथी जुड़े हैं उनके कुछ जो भी प्रश्न हो, कृपया
चैट बॉक्स में लिख दें। चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा कि नई पीढ़ी को, पुराने वालों को तो हम कोई संदेश देना नहीं चाहते, वो मान जी चुके हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे कि वो साहित्यिक पत्रकारिता जिनकी रुचि है वो बेहतर तरीके से कर सके? एक बात तो अभी आपने कही कि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना और सुनना ज़रूरी है, और क्या-क्या सुझाव आप जी देंगे? जी। देखिए, ये हम सभी समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। हुँ, तो जो तेजी से मीडिया भी बदल रहा है, साहित्यिक परिदृश्य भी बदल रहा है, तो इस हुँ, परिवर्तन में निसंदेह जो नई पीढ़ी है, उसकी भूमिका निर्णायक है। इसे हमें हुँ, स्वीकार करना होगा। हुँ, साहित्यिक पत्रकारिता को जीवंत, यथार्थपरक और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जो नई पीढ़ी के लेखक हैं, उनको केवल लेखक ही नहीं, बल्कि विचार, दृष्टि और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। हुँ, अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, सशक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त, जैसा कि आपने भी कहा, कि साहित्य का गहन अध्ययन उनके लिए आवश्यक है। केवल हुँ, समकालीन नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और समाज शास्त्र से जुड़ा साहित्य भी। राजनीति, हुँ, दर्शन, समाज और संस्कृत की समझ लेखन को गहराई देती है। एक अच्छे पत्रकार को पाठक, आलोचक और सामाजिक पर्यवेक्षक, ये तीनों होना चाहिए। हुँ, ध्यान रखने की बात है कि जो गहराई से पढ़ता है, वही गहराई से लिख सकता है। जी, हम ये सभी जानते हैं कि हम भी उस पीढ़ी में रहे हैं। हुँ, तो जो नई पीढ़ी के लोग, नवलेखक होते हैं, वो अक्सर भावना प्रधान होते हैं। उनकी भावनाएं ज्यादा होती हैं, व्यवहारिकता से थोड़ा सा वो दूर होते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता में भावना के साथ तर्क और सत्य का होना जरूरी है। लेखन में संवेदनशीलता और वस्तुनिष्ठता का जो बैलेंस है, वही पत्रकारिता को यथार्थपरक बनाता है। हम कह सकते हैं कि सत्य की कुछ भावना से शुरू हो सकती है, पर वो पूरी विवेक से होती है। जो नई पीढ़ी के लेखक हैं, वो केवल स्थापित रचनाकारों पर ना लिखें, बल्कि उन अनसुनी, अनकही और अदृश्य आवाजों को भी खोजें, जिनकी साहित्य में जगह नहीं बन पाई है। वो क्षेत्रीय साहित्य को देखें, उस पर लिखने की कोशिश करें, दलित आदिवासी विमर्श पर लेखन करें, स्त्री लेखन के अनछुए पहलुओं पर लिखने का प्रयास करें। जो LGBTQ का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से भी समझें, और उसको भी पत्रकारिता मिलाने की कोशिश करें। भाषा में थोड़ा सा ताजगी लाएं, लेकिन विचारों में स्थायित्व रखें। फॉर्म का को लेकर के प्रयोग करें, जैसे इंटरव्यू लें, ग्राफिक स्टोरीज कवर करें, पॉडकास्ट करें, पॉडकास्ट के लिए लिखें, वीडियो को निबंध लिखें, लेकिन कंटेंट में गंभीरता और उद्देश्य पर ध्यान दें। सोशल मीडिया के लिए भी अगर वो कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसको भी हल्का ना लें। ध्यान हुँ, रखें कि साहित्यिक पत्रकारिता का उद्देश्य केवल तारीफ करना नहीं होता है, प्रश्न उठाना होता है, विश्लेषण करना होता है, संवाद को समृद्ध बनाना होता है। आलोचना में केवल बुराई नहीं करनी है, हुँ, वो सम्मानजनक तरीके से अध्ययन आधारित और उद्देश्य पूर्ण आलोचना करनी है, व्यक्तिगत नहीं करनी है। जी, हो सकता है कि उनको शुरुआत में बहुत अवसर ना मिले, मंच भी सीमित मिले, लेकिन ये सामान्य बात है, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। हुँ, लेकिन यदि नई पीढ़ी के लेखक नियमित रूप से ईमानदार और विचारशील लेखन करते रहेंगे, तो साहित्यिक जगत में धीरे धीरे उनकी पहचान स्थापित होगी। वो, जी, उनके लिए जरूरी है कि उस संघर्ष को एक प्रक्रिया समझ के चले, कि बाधा न माने। और अंत में अगर कहूं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो साहित्यिक पत्रकारिता है, वो कोई मंच नहीं है, वो मानसिकता है, जो समय को पढ़ती है, समाज को समझती है और शब्दों के जरिए राह बनाती है। तो जी, नई पीढ़ी के लेखकों से मेरी यही अपेक्षा है
कि वे इस मानसिकता को अपनाएं, न केवल अपनी भाषा के लिए बल्कि उस विचार के लिए जो साहित्य को समाज से जोड़ता है और पत्रकारिता को आत्मा बना देता है। बिल्कुल मेरी सही बात। यही इच्छा है। हाँ जी। जी। आ, आपने बहुत सी बातें की और हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। मैं ये भी निवेदन करूंगा, जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, यदि कुछ डॉक्टर अग्निहोत्री जी से उनका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सिर्फ प्रश्न पूछें, क्योंकि 10 बज चुके हैं, समय हम काफी ले चुके हैं, डॉक्टर अग्निहोत्री जी का भी और आप सबका भी। तो मुझे लगता है कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं दे दिए हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ जी, हरदीप कौर जी जो है खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी बोलिए कौर मैडम। सर मेरा ये प्रश्न है कि आज के समय में जो मनुष्य है उसको जोड़ने वाली संवेदना कम, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है। तो सर ने अभी संवेदनाओं की जो बात कही, तो मैं उस संदर्भ में सर से ये थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी इस प्रश्न पर कि आज के समय में जो मनुष्य की संवेदनाएं हैं वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ गई है, तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप जो मेरी समझ में आपका प्रश्न आया, मुझे लगता है आप ये कहना चाहते हैं कि तकनीकी के समय में संवेदनाएं जो कम हो रही हैं इसके बारे में शायद। तो उसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये है जो मेरी समझ में आता है कि हम साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। हम कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को साहित्य पढ़ाना चाहते हैं। मुझे शायद कोई हिंदी का प्रोफेसर ऐसा देखा होगा आज तो जिसने अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाया होगा। मैं अक्सर अपनी कक्षा में भी बच्चों से ये बात करता हूँ, सम्मेलनों में भी, कि किसी भी कार्य को करने के पूर्व हमें जो हमारे हिंदी में 6 ककार हैं उनके उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। भाई जो खोजोगे वही मिलेगा ना। साहित्य का कार्य ही है कि वो संवेदनाओं को जागृत करता है, वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर साहित्य नहीं है तो संवेदनाएं धीरे धीरे मृत हो जाती हैं। हम जितने लोग जुड़े हैं इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि हम कोई भी मार्मिक कहानी, उपन्यास का अंश पढ़ते समय अक्सर कई बार हो जाता है कि आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। कई बार हम इतना खिलखिला के हंस बैठते हैं कि आसपास वाले को लग जाए कि नहीं ये पागल हो गए। तो ये संवेदनाओं की हमारी सघनता है। तो हम जितना साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, हम क्या बच्चों को क्या चाह रहे हैं, हम अपने जो नई पीढ़ी है उसे हम क्या दे रहे हैं, हम उसे धन दे रहे हैं। तो धन तो उसे मिल रहा है, हम उसके लिए अच्छा पैकेज वाली जॉब के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। अब वहां पर संवेदनाएं तो कम हो ही जाएंगी ना। अभी जो आसपास अभी आप बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं समाज में, इतनी घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो संवेदनहीनता की ही घटनाएं हैं। तो मुझे लगता है साहित्य से जो हमारी दूरी है वह कमी हो रही है। भले ही हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, लेकिन उनके पास एक समय ये जरूर दें कि स्कूल में ना सही तो घर में वो साहित्य को पढ़े, उसके लिए उसे हम प्रेरित करें। तो शायद हमारी संवेदनाएं जीवित रहेंगी। पहले हम अपने परिवार को संभालें, फिर समाज में धीरे धीरे वो चीजें प्रेषित होती जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और ऐसा है भी, हिंदी के जो बहुत से प्रोफेसर हैं शायद ही किसी ने अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाई हो। मैं तो नहीं जानता, ये एक है, शायद एक है हमारे, आप शायद परिचित हो, गोवा में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी है। डॉक्टर राकेश शर्मा जी एक कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे साथ। उनको भी भारत सरकार द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार से, मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा व्यंग्य प्रतियोगिता में और भी बहुत से पुरस्कार मिले। उनके पिताजी भी हिंदी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा जी नाम है उनका। एक कार्यक्रम में हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर हरदीप जी कुछ और कहना चाहती है? बाकी कल्पना दीदी जुड़ी हैं मॉरिशस से, शशि दुकन जी, मुझे टेकम जी। और करनी है सर।
जी जैसे हमें पहले पत्र शैली नजर आती थी। पत्र शैली में जैसे गुंगिया जो है वो अपने बेटे को पत्र लिखती है, या जवाहरलाल नेहरू बेटी के नाम पत्र लिखते हैं, या गुरु गोविंद सिंह जफरनामा लिखते हैं, जिसे पढ़कर अकबर जो औरंगजेब जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी संवेदनाएं हमें आज के समय में डिजिटल मीडिया के कारण नजर नहीं आती है। तो इसमें क्या किया जाए कि संवेदना फिर से वैसे हो जाए? देखिए, इसके लिए तो हमें पहले खुद वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो रचनाएं जो संवेदनशीलता की हैं वो हमने पढ़ रखी हैं। पहले हम पढ़ें उनको, फिर उन्हें पचाएं, और पचा करके फिर उससे भी अधिक संवेदनशीलता की रचनाएं लिखें। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लोग इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि रचनाओं में संवेदनशीलता तो बहुत है, लेकिन हम उनका अध्ययन कम कर रहे हैं। तो पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या है। मेरे एक परिचित थे, अफ्रीका प्रवास करते थे, शायद आप परिचित हो, डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिवेदी जी। वही उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन किया। वह मुझसे अक्सर चर्चाओं में कहते थे कि जो साहित्य है वो फ्रिज में रखी हुई मिठाई की तरह है, जिसको आवश्यकता होगी वही ग्रहण करेगा। हर व्यक्ति उसे नहीं ग्रहण कर सकता। जब वो ग्रहण करेगा, फिर वो ग्रहण करने के बाद उसके स्वाद को दूसरों को बताएगा। तो हमारे हाथ में तो इतना ही है कि हम या तो सृजन करें, नहीं तो रचनाओं को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि संवेदनाएं जागृत हों। और लेखक भी थोड़ा सोचे कि वो लिखने के लिए नहीं, थोड़ा सा संवेदनाओं के लिए काम करे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरदीप जी, मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जी, आपने कल्पना सही दीदी बोला, जितने लोग साहित्य पढ़ेंगे तभी उनमें संवेदना जागेगी। सही लगा, मुझे अच्छा लगा सर आपका आंसर। कल्पना दीदी जी, कुछ जी। बोलना चाहेंगी? स्वास्थ्य कैसा है आपका? पहले से काफी बेहतर है शैलेश जी। मैं भी सुन रही थी तब से। साहित्य और संवेदनाएं ये तो एक दूसरे की पूरक ही है। और जो अभी कहा भाई साहब ने कि हाँ बच्चों को इस ओर लाना चाहिए, तो ये काम तो माता पिता के ही करे से हो सकता है। स्कूल में होता है लेकिन इतना नहीं हो पाता जितना कि आप स्वयं उनको सिखा सकते हैं। छोटी छोटी कहानियां हैं, कविताएं हैं, जो मैं भी अपनी छोटी बिटिया को सिखाती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ, वो पढ़ती है और वो समझती भी है वो क्या कर रही है, क्या है। तो जब तक हम उनके साथ स्वयं नहीं लगेंगे तब तक और ये आदत भी जो है ये बचपन से ही पढ़नी चाहिए। जितनी छोटी उम्र से आप उनको जो इन बातों से जोड़ेंगे, साहित्य से जोड़ेंगे, छोटी छोटी कहानियां लीजिए, छोटी छोटी कविताएं लीजिए, और कुछ ऐसी छोटी कहानियां हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है बच्चों को। तो जब तक ये चीजें हम शुरू से ही बच्चों में आदत नहीं डालेंगे, वो बड़े होकर तो फिर अपने अपने उसमें चले जाते हैं, अलग अलग उनके काम हो जाते हैं। कभी पढ़ाई भी उनकी होने लगती है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चीजें जो है अगर आरंभ से ही उनको जोड़ दिया जाए इस ओर, तभी फिर बाद में उनके अपने आप ही वो खुद जुड़ना चाहेंगे। जी, लेकिन तभी जब आप उनको बचपन से ही उनको कुछ सिखाएंगे, छोटपन से ही उनको जो है इस तरीके की शिक्षा देंगे। बस यही मैं जोड़ना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और माँ बाप का लगना जरूरी है। और दीदी ने बेटी कहा, दीदी जो है अपनी पोती को जो है सिखा रही है, संस्कृत भी सिखा रही है, हिंदी भी सिखा रही है। तो ये इस तरह की पहल जो है मैं देख रहा हूँ कि गिरमिटिया देशों में विशेष रूप से की जा रही है। भारत में तो ऐसा कम ही हो रहा है। और हमें प्रशंसा होती है, मतलब प्रशंसा करते हैं हम लोग ये देखकर कि वहाँ 5वीं 6ठी पीढ़ी के बाद भी भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपराओं को बुजुर्गों ने जो है अपने बच्चों में धीरे धीरे जो है उन तक अच्छे से संभाल के रखा अगली पीढ़ी के लिए, और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर किया उन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है हम सभी प्रश्नों पे जो है, सभी जिज्ञासाओं पे बात कर चुके हैं डॉक्टर अग्निहोत्री जी से। डॉक्टर अग्निहोत्री जी, जो कि मैंने बताया कि संपादक भी हैं एक पत्रिका के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपकी पत्रिका है, आप एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आपने समय निकाला और हमारे साथ हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की बात की, और आज के दिन का जो महत्व है
राजमाता जीजाबाई जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, उनका जिक्र आपने किया कि किस तरीके से शिवाजी बनते हैं, उसके लिए कैसी माँ होनी चाहिए। आपने 200 वर्षों की जो साहित्यिक पत्रकारिता है उस पे बहुत संक्षेप में और गागर में सागर भरते हुए बीज वक्तव्य में अपनी बात कही। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से पिछले 200 वर्षों में हम डिजिटल पत्रकारिता तक पहुंचे हैं और किस किस फॉर्मेट में जो पत्रकारिता है वो बदल रही है। आपने अपनी रचनाओं के बारे में बताया कि किस तरीके के मानवीय सरोकार आपकी जो पुस्तकें हैं, यादें, पुजागनी, ख्वाहिशें और नई पुस्तक जो आपकी आई है उसमें है। मधुराक्षर पत्रिका में आपकी जो नवाचार हैं, कैसे आप नई पीढ़ी को लाने का उसमें छापने के लिए प्राथमिकता देते हैं, उनकी रचनाओं को संवारते हैं, काटते हैं, छाटते हैं और प्रकाशन के योग्य बनाते हैं। और ऐसे बहुत सारी बातें आपने आज के विषय से संबंधित की। इन सब के लिए हम आपके प्रति पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर अग्निहोत्री जी। और हम अपने सभी दर्शकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जो करीब 2 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आप ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। पुनः बहुत बहुत आभार डॉक्टर अग्निहोत्री जी, हमारे सभी श्रोता साथी जो इस मंच से जुड़े हैं। धन्यवाद।